हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 9th क्लास का जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल वो डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। देखिए, सबसे आपने साइंस में यानी फिजिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा एटम, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की वो कहलाती है एटम। इसी प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं सेल के रूप में। जिस प्रकार से हम फिज़िकल साइंस में डिफ़ाइन करते हैं कि एटम क्या होता है, कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के आधार पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको कैटेगराइज किया गया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स में। देखिए, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी किस में आते हैं? सिंगल सेल्ड में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल ही पाई जाती है। और मल्टी सेलुलर कौन से होंगे? जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें प्लांट्स, कुछ फंजाई और एनिमल्स ग्रुप इंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें लगभग 200 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम जानते हैं पहले, सबसे पहले कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देखिए होता क्या है। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि एक सेल ही रिप्रेजेंट करते हैं एक पूरे ऑर्गेनिजम्स को। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें लार्ज नंबर्स में सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें सिंगल सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। नेक्स्ट है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। जो भी एक्टिविटीज़ सेल में होती हैं वो सभी एक्टिविटीज़ एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म की जाएंगी, जबकि अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल या तो एक ही कार्य करेगी या फिर एक से कुछ 2 कार्य 3 कार्य कर सकती है, लेकिन कुछ ही कार्य करेगी। इसकी तरह इनकी तरह नहीं है यूनिसेलुलर्स की तरह कि एक ही सेल सभी कार्य करती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एक सेल होगी मोस्टली इनका स्पेशल फंक्शन ही होता है, ठीक है, जो सेल परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। मींस यहाँ पर कोई भी सेल स्पेशल नहीं होती है कि कोई भी सेल वो रेस्पिरेशन का कार्य करेगी, डाइजेशन का कार्य कोई से अलग सेल करेगी, ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। इसीलिए इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता, क्योंकि एक सिंगल सेल ही सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल सेल्स होती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, खुद का एग्जांपल लेते हैं। आइज़ हैं हमारी, आइज़ हमारी सिर्फ देखने का कार्य करती हैं। नोज़ है, नोज़ सूंघने का कार्य करती है। ईयर है, ईयर साउंड सुनने का कार्य करती हैं, ठीक है। हियरिंग, जो हमारे ईयर होते हैं वो हियरिंग का कार्य करते हैं। सेम एज टंग है, टंग जो है हमारी वो टेस्ट का कार्य करती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो भी सेल्स हैं उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको वो परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उस समय पर उनकी जो सेल है वो कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि उनमें जो रिप्रोडक्शन वो सेल के द्वारा ही होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, अदर सेल्स सोमेटिक सेल्स रिमेन्स इंटैक्ट। देखिए, हमारे अंदर मैंने अभी बताया था आपको कि स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका सभी का अलग कार्य होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशल सेल्स होती है जो कहलाती है जर्म सेल्स। हमारे अंदर जो जर्म सेल्स होंगी वही सेल्स जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में मदद करती हैं, और जो अदर सेल्स जैसे सोमेटिक सेल्स हैं वो
इस कॉन्टैक्ट में रहेंगी बट इंटैक्ट रहेंगी, इनका कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। जो लाइफ स्पेन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का वो शॉर्ट होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन होगा वो लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर। तो ये होता है डिफरेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, यानी सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो मैं आपको बता दूं, सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा एक कोर्क लिया प्लांट का, जो आउटर पार्ट होता है प्लांट का, वो कोर्क उन्होंने लिया और उसको अपने ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया। उसके द्वारा उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखाई दिया। उन स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम। तो बाद में जाके उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया गया सेल्स का, जो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेल क्या होती है। तो कुछ और बेसिक डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं कि यानी कौन से ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने डिस्कवरीज की हैं। क्लियर। आइए जानते हैं कुछ बेसिक डिस्कवरीज के बारे में जो सेल से रिलेटेड हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जैसा कि अभी मैंने पहले डिस्कस किया था कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के द्वारा। जो प्लांट था उसकी कोर्क ली, उसको एग्जामाइन किया और एग्जामाइन करने के बाद उन्होंने एक स्ट्रक्चर पाया जिसको नाम दिया था कंपार्टमेंट का। लेटर उसको जाना गया था सेल के नाम से। बाद में लीवेनहुक ने, यानी एंटनी वॉन लीवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल खोजी थी पॉन्ड वाटर में, यानी उन्होंने भी सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, जो कि सेल का ही एक पार्ट होता है, एक ऑर्गेनेली होती है सेल की। ठीक है। इन सभी की स्टडी हम लेटर इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। पुरकिंज ने 1839 में एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग सेल को दर्शाता है, यानी जो लिविंग मैटर होता है सेल्स में वो सभी हम दर्शा सकते हैं कि टर्म से, वो कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। हैकल ने 1866 में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है सेल डिस्कवरी में। ठीक है। जैकब मैथियास स्केलेटन 1838 में उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। 1 ईयर लेटर 1839 में थेडर स्क्वेन ने बताया कि जो इंडिपेंडेंटली बताया था उन्होंने कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही सेल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। फिर उसको रीफाइंड किया था विर्को ने 1855 में सेल थ्योरी को। उन्होंने बताया एक आइडिया, उसके आधार पर उन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी थी कि जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती हैं। ठीक है। तो सेल थ्योरी में क्या था कि सभी ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से और सेल प्रोडक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सभी सेल्स में होती हैं। ठीक है। जिसके द्वारा हम अपनी बेसिक लाइफ परफॉर्म करते हैं वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे सेल्स में होती हैं, बॉडी सेल्स में। नेक्स्ट है जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हो सकता। क्लियर। और सभी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से ही जनरेट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सभी का जो ग्रोथ है वो सिंगल सेल से ही होता है। ये सभी हम इंक्लूड करते हैं सेल थ्योरी में। क्लियर। हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप, 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप की स्टडी हम करेंगे। देखिए, पहला माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आप अपनी बायो लेबोरेटरी में कभी गए हो तो वहाँ पर आपने स्कोप देखे होंगे, तो मोस्टली वहाँ पर जो रखे हुए होते हैं वो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत ही केयरफुली यूज़ किए जाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू की या फिर सेल की जो हम डीपली स्टडी करते हैं तब जाकर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। क्लियर। वो बाद में जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें इट यूजेस ग्लास लेंसेज, उसमें ग्लास लेंसेज का यूज़ होता है।
और इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इट यूजेस अ बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो बीम ऑफ लाइट का यूज़ करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बीम ऑफ लाइट की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल वैक्यूम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो इंटरनल वैक्यूम होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो एसेंशियल होता है कि इंटरनल वैक्यूम होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को इल्यूमिनेट करने के लिए, पहचानने के लिए। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे पूरे सेल चैप्टर की। थैंक यू, जय हिंद।